वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th एसपी में सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 7 अंश पूंजी और अंश के प्रकार, शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर, उसका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हम उसका अर्थ जानेंगे, बाद में अंश पूंजी के कौन कौन से प्रकार हैं और हर एक प्रकार का अर्थ क्या होता है और उनकी लाक्षणिकता क्या होती है, मतलब के विशेषता। फिर अंश प्रमाण पत्र कैसा होता है, अंश का डीमैट अकाउंट किस तरह से खुलवाया जा सकता है, अंश किस तरह से अलग अलग कौन कौन से तरीके से निर्गमित किया जाता है, और बोनस अंश और अधिकार के अंश क्या होते हैं उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये हमें जानना है कि इकाई की अंश पूंजी अर्थात क्या होता है। सब उससे पहले जब इकाई का स्वरूप कैसा भूतकाल में बहुत छोटा था, जैसे कि व्यक्तिगत इकाई पीढ़ी, उसी तरह से साझेदारी पीढ़ी, सहकारी मंडली, धीरे धीरे उसका क्या होने लगा, विकास होने लगा और नई नई टेक्नोलॉजी अपनाना, तो वो पॉसिबल छोटी इकाई के लिए नहीं बनता है। तब उसके अंदर अधिक पूंजी वाली इकाई की स्थापना करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए, वाणिज्यिक व्यवहार प्रवृत्तियों का जो प्रमाण होता है, जो स्वरूप होता है, वो भी कैसा हो गया, अधिक हो गया। तो ऐसे समय में अधिक पूंजी की आवश्यकता हुई है। तो वो किस तरह से एकत्रित की जा सकती है। एक ही व्यक्ति यदि सारी पूंजी लगाए तो नुकसान जाए तो सारा नुकसान का भुगतान उसी को करना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से इकाई को चलाने के लिए किस किस कौन कौन से प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। कोई भी इकाई का स्वरूप हो, साझेदारी हो, व्यक्तिगत हो, सहकारी मंडली हो, कंपनी हो, तो उसको अलग अलग प्रकार की संपत्तियां को क्या करना पड़ता है, खरीदनी पड़ती है, क्रय करनी पड़ती है। तो उसको उसके लिए जैसे कि स्थायी संपत्ति है, जैसे कि ज़मीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ऐसी संपत्ति की क्रय करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता रहेगी वो कैसी रहेगी, पूंजी स्थायी, क्योंकि वो परमानेंटली उसमें क्या रहती है, निवेश रहती है। जबकि धंधा के इकाई के रोज बरोज के कार्य किए जाते, उसके लिए जो भुगतान करना पड़ता है खर्चों का, तो उसे क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। अर्थात क्या है, कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ होने के बाद दैनिक संचालन और उत्पादन के संबंधित जो खर्च लगता है, उसके लिए जो नकद पूंजी चाहिए, तो उसे क्या कहा जाएगा, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इकाई की शुरुआत जब की जाती है तब नई कंपनी की स्थापकों को क्या कहा जाता है, प्रमोटर। ठीक है, तो उनको कम समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए, लंबी समय की अवधि के लिए अलग अलग प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कहाँ होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता कहाँ पे होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कंपनी किस किस कौन कौन से प्रकार से पूंजी एकत्रित करती है, कौन सी पूंजी एकत्रित करती है। तो कौन सी दो प्रकार की पूंजी होती है, कौन कौन सी है वो, एक है स्थायी पूंजी और दूसरी कौन सी है, कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो दो प्रकार की पूंजी को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। किस तरह से वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले अंश अर्थात क्या, जो ये टॉपिक है वो हमारा वाणिज्य व्यवस्था में भी आ चुका है, कंपनी की चैप्टर में, धंधा के स्वरूप में। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, अंश पूंजी प्रकाशित करती है, वो बारे में हम जो जानते ही है, तो थोड़ी सी उसके अंदर भी डेफिनेशन ले लेते। सामान्य अर्थ क्या होता है, कंपनी के मालिक की पूंजी बहुत पैमाने की होती है। ठीक है, मतलब कि कंपनी का स्वरूप ही कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे समय में एक व्यक्ति से सारी पूंजी निवेश करने से नुकसान का प्रमाण कैसा रहता है, जिम्मेदारी का प्रमाण या तो जोखिम का प्रमाण कैसा बन जाता है, अधिक बन जाता है। तो ऐसे समय में कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, जो पूंजी प्राप्त की जाती है उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया जाता है, जिससे कौन खरीद सकता है, सामान्य जनता भी खरीद सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे हिस्से को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। अंश अर्थात अंशधारकों ने कंपनी में जो रकम लगाई है, वो यहाँ पे जो भी रकम लगाई है उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, अंश की रहेगी। ठीक है, अभी देखिए
आपको पता ही कि कंपनी को स्थापना करने के लिए विविध प्रकार के दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि आवेदन पत्र, निवेदन पत्र, विज्ञापन पत्र। तो विज्ञापन पत्र प्रकाशित करके आम जनता को क्या किया जाता है, अंश खरीदने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। और जो व्यक्ति उसको क्रय करता है वो क्या बनता है, अंशधारक बनता है। और उसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसको अंशधारक, शेयर होल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी एक्ट की परिभाषा दी गई है 2013 के अनुसार। अंश अर्थात क्या, अंश अर्थात कंपनी की अंश पूंजी का एक हिस्सा, जिसमें दूसरों उसको मतलब के दूसरे स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी अंश पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करती है, बांट देती है, उसे क्या कहा जाता है, अंश। हम इसको एग्जाम्पल की तरीके से अभ्यास करेंगे। देखिए, जैसे कि आप समझ लीजिए कि 100 करोड़ की पूंजी क्या की है, कंपनी प्रकाशित करने वाली है। और वो 100 करोड़ एक दो व्यक्ति लगा नहीं सकते हैं, और लगाए तो जोखिम का प्रमाण कैसा हो जाता है, अधिक होता है। तो ऐसे अंशकों को 10 रुपये में, कितने में, 10 रुपये में बांट दिया जाए। तो 10-10 रुपये का शेयर तो सामान्य व्यक्ति भी खरीद सकता है, परचेस कर सकता है, और जोखिम का प्रमाण भी कैसा, कम हो जाता है, और उतनी पूंजी भी एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश अर्थात क्या, अंश की पूंजी को छोटे छोटे हिस्से में जो बांट दिया जाता है, वो प्रत्येक हिस्से को, हर एक हिस्से को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक से है हमारा अंश की विशेषता अर्थात के अंश के लक्षण। तो अंश के लक्षण में सबसे पहला तो क्या है, अंश पूंजी में एक वो क्या है, हिस्सा है, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया गया अंश। फिर सेकंड है कंपनी में हित, अंश जो लगाए हैं जिसने भी परचेस किए वो वित्तीय अर्थात क्या, मौद्रिक, नाणकीय, मुद्राकीय, ठीक है, हित दर्शाता है। अंश कैसी संपत्ति है, अस्थिर संपत्ति है। क्यों, क्योंकि वो कभी भी बेच सकते हैं हम शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में जाकर, किसी को भेंट भी दे सकते हैं, किसी को दान में भी दे सकते हैं, इसलिए ये कैसी संपत्ति है, अस्थिर संपत्ति है। फोर्थ वाला पॉइंट, मुक्त हस्तांतरण, हस्तांतरण अर्थात के एक हाथ में से दूसरे हाथ में जाना। ठीक है, तो अंश का मुख्य जो लक्षण है, विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, मुक्त हस्तांतरण। अर्थात आप जब चाहे तब जो मार्केट में, शेयर बाजार में मूल्य होता है, उतने कीमत पर आपको योग्य लगे तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, शेयर अपने बेच सकते हो आसानी से, सरलता से। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मुक्त हस्तांतरण। आगे अधिकार तथा जिम्मेदारी। तो शेयर अंश खरीदने वाले की अधिकार क्या रहेगा, पहले तो वो अंशधारकों की सभा में वो उपस्थित रहकर मताधिकार कर सकता है, वहाँ पे वो क्या रह सकता है, प्रेजेंट रह सकता है। नोटिस, हर एक प्रकार की कंपनी की नोटिस प्राप्त करने का उसको अधिकार है। अधिकार तो मिलता है, उसके साथ उसकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। उसकी जिम्मेदारी क्या है, दार्शनिक कीमत भरपाई करने की जिम्मेदारी। अर्थात दार्शनिक कीमत अर्थात क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट पर जो कीमत लगाई होती है, जो मूल्य शेयर का होता है, उसे कहा जाता है दार्शनिक कीमत। ठीक है, वापिस जब नई कंपनी की शुरुआत होती है, नई कंपनी शेयर प्रकाशित करती है, तब अंशधारकों को शेयर सर्टिफिकेट देती है, और शेयर सर्टिफिकेट में जो मूल्य दर्शाया जाता है उसे कहा जाता है दार्शनिक कीमत। तो वो दार्शनिक कीमत जितनी रकम भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, अंशधारकों की बनती है।